नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। बीकानेर में प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान। बरसिंहसर में 971 हेक्टेयर में कोयले की ओपन माइन। यहां 77 मिलियन टन कोयला। लव मैरिज के 25 दिन बाद बेटी की मौत। पिता बोले यह हादसा नहीं, हत्या है। काश बेटी को शादी करने से रोक लेता। मैंने मां का गला दबाया, बॉयफ्रेंड ने चाकू मारे। 17 साल की आरोपी बेटी ने बताई मर्डर वाली रात की पूरी कहानी। शादी से इनकार पर युवती का गला रहता। घर में घुसकर किया था प्रेमिका पर हमला। आरोपी ने ऑनलाइन खरीदा था चाकू। विदिशा में युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या। खुद को घर में बंद कर लगाई फांसी। 3 दिन से घर में था अकेला। पत्नी और बच्चे गए थे घूमने। रेवाड़ी के राधा कृष्ण मंदिर में चोरी। भगवान की कीमती मूर्तियां चुरा ले गए चोर। अन्य सामान भी गायब मिला। मेरठ में देर रात मंदिर में पथराव और तोड़फोड़। बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पुलिस के सामने ही गाड़ियां तोड़ी। 4 घायल। करोड़ों की जमीन का है विवाद। और संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन के पिता बोले मेरे बेटा बेकसूर, जरूरत के लिए मुझसे पैसा मांगता था। गलती हुई तो सरकार बच्चा समझकर माफ कर दे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दूर तक फैली काली जमीन। 200 फीट गहरी और 971 हेक्टेयर में फैली खदान में काम करते श्रमिक, खनन करती बड़ी बड़ी मशीनें और पौने 2 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट जो कोयले को प्लांट तक पहुंचाती है। यह नजारा झारखंड या छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर बरसिंहसर का है। यहां राजस्थान की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। यहां कोयले की ओपन माइनिंग होती है। यहां निकलने वाले कोयले से रोज 250 मेगावाट बिजली बनती है। यहां खनन का जिम्मा भारत सरकार के उपक्रम नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के पास है। यहां 125 मेगावाट की 2 बिजली इकाइयां हैं। पहली इकाई अक्टूबर 2009 और दूसरी जून 2010 से काम कर रही है। यहां लिग्नाइट यानी कि कोयले का लगभग 77.83 मिलियन टन भंडार है, जिससे 35 साल तक रोजाना 250 मेगावाट बिजली बन सकती है। राजस्थान में बीकानेर के अलावा बाड़मेर और नागौर में भी कोयले के खनन होता है, लेकिन बीकानेर के बरसिंहसर में मिलने वाले कोयले की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी 1 किलो कोयला जलाने पर मिलने वाली हीट 2800 से 3500 किलो कैलोरी है। बाड़मेर और नागौर के कोयले की क्लेरी वैल्यू इससे बहुत कम है। बाड़मेर के गिरल में तो कोयले में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने के कारण कुछ सालों से बिजली का उत्पादन भी बंद है। बरसिंहसर में लिग्नाइट डिपॉजिट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह उल्टी तस्तरी जैसा है। डिपॉजिट की बाहरी सतह की मोटाई कम है और बीच में ज्यादा मोटाई वाले क्षेत्र में कोयले की गुणवत्ता ज्यादा बेहतर है। फ्लाई ऐश की मात्रा भी कम होने से बिजली उत्पादन में कोई परेशानी नहीं होती है। खान एवं भू विज्ञान विभाग के ME राजेंद्र बलार का कहना है कि सरकार ने उत्पादन का 10% कोयला बेचने की अनुमति दे दी है। बरसिंहसर में अब 250 से बढ़कर 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की प्लानिंग है। इसके लिए NLC ने
बीकनौर और हाडला में पट्टे का आवेदन कर रखा है। एनएलसी के रिटायर जीएम अमराम जरियान बताते हैं कि खान में करीब 50,000 टन कोयला रिजर्व है। इसको 500 मीटर एरिया में 15 से 20 फीट ऊंची डेयरिया बना लेते हैं। आग से बचाने के लिए इन डेयरियों में कोयले पर विशेष तरह के फव्वारे से लगातार पानी का छिड़काव होता रहता है। 20 साल पहले तक यहां गांव सुनसान था। 15 दिसंबर 2004 को भारत सरकार ने 254.7 करोड़ रुपए की लागत से बरसिंगर सरखान परियोजना को मंजूरी दी और गांव का नजारा बदलने लगा। पूरे प्रोजेक्ट पर 1,868 करोड़ रुपए खर्च हो गए। खान विभाग ने वर्ष 2006 में एनएलसी को 971 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 साल तक खनन का पट्टा दिया। वर्ष 2008-9 में कोयले का खनन शुरू हुआ। गांव के लोगों को जमीन के बदले करोड़ों रुपए का मुआवजा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। लव मैरिज के 25 दिन बाद 22 साल की युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। पिता का आरोप है कि दामाद ने बेटी की हत्या कर दी है। अब वो ये हादसा बता रहा है। पिता ने मीडिया से अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं बिटिया से नाराज था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी। काश बेटी को शादी करने से रोक लेता तो वो जिंदा होती। पिता ने कहा कि 1 महीने पहले बेटी जबरन घर छोड़कर गई, अब उसने दुनिया ही छोड़ दी। ओमकारेश्वर दर्शन कर लौट रहे एक पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में जहां इंदौर निवासी महिला शिवानी की मौत हो गई, वहीं युवक को मामूली चोट आई है। घटना शुक्रवार रात की है। महिला के परिजनों ने उसके पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है जो उसके पति ने ही रची है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। साल 2000 में मंजली बेटी शिवानी का जन्म हुआ था। 2 साल बाद 2002 में उसकी मां गुजर गई। तीनों बेटियों की जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आ गई। मैं दिन रात काम करता और उनकी दादी तीनों पोतियों को संभालती। जब शिवानी बड़ी हुई तो उसने घर की जिम्मेवारी संभाल ली। बड़ी बहन सोनू की शादी के बाद घर की चाबियों से लेकर पैसों का सारा हिसाब किताब वो रखती थी। जो भी कमाता उसके हाथ में लाकर रख देता था। छोटी बेटी राधिका के लिए तो वो माँ जैसी थी। बेटी की उम्र शादी की हुई तो मैंने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। फिर उसने सूरज के रूप में अपनी पसंदगी बताई। बड़ी बेटी सोनू की शादी भी उसके पसंद के लड़के से करवा चुका था, इसलिए शिवानी के कहने पर मैं सूरज के घर गया। वहां मुझे लगा कि बेटी खुश नहीं रहेगी। मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन बेटी नहीं मानी। वो 6 दिसंबर को बिना बताए घर छोड़कर सूरज और उसके परिवार के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी करने जा रही थी। जानकारी लगने पर मैं और मेरी बड़ी बेटी भी वहां पहुंचे। बहुत मिन्नत की, उसे समझाया, वो नहीं मानी। परिवार वालों को 2 दिन रुकने के लिए कहा ताकि वे खुद दोनों की धूमधाम से शादी कर सके। फिर भी दोनों ने नहीं सुना। आखिरकार वह शादी करके उसके साथ चली गई। उसके इस कदम से मैं नाराज जरूर था, लेकिन बच्ची के भविष्य की फिक्र भी थी। 30 दिसंबर को हुए इस हादसे ने मेरा डर सही साबित कर दिया। रविवार को बेटी के अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन गया था। बड़ी बहन सोनू ने बताया कि 6 महीने पहले शिवानी ने सूरज के बारे में बताया था। मैंने दोनों के अफेयर के बारे में न बताते हुए पिताजी को सूरज से मिलवाया, लेकिन परिवार और घर देखने के बाद पिताजी ने मना कर दिया। लाख समझाने के बाद भी शिवानी शादी करके सूरज के घर चली गई। इस बीच मुझे फोन पर उसने बताया कि वह खुश नहीं है। बोली कि साड़ी तक नहीं पहनने के लिए देते हैं। शिवानी के पैसे मांगने पर उससे वजह पूछी तो बोली ये लोग मांग रहे हैं। जब शादी के लिए वह घर से 70,000 लेकर गई थी। इस बीच जब मिलने आई तो गले लगकर बहुत रोई थी। उसने बताया था कि सूरज ने शराब पीकर उसे रात में घर से बाहर निकाल दिया था। कुछ देर बाद घर में उसे लेकर गया था। उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं। इस हादसे में सूरज को खरोच तक नहीं आई है, जबकि हमारी बहन की जान चली गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ पति सूरज ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उसका कहना है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं क्यों मारूंगा उसे। मेरे बिना खाना तक नहीं खाती थी वो। हम दोनों ने 3 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी करने का फैसला किया था। शिवानी का कहना था कि पिता नहीं मानेंगे तो हमने लव मैरिज की। वह काफी खुश थी। हम लगभग रोज बाहर घूमने जाते थे। शनिवार को वो अपने पिता से मिलने भी गई थी। मैं खुद लेकर गया था, लेकिन मुझे देखकर ससुर नाराज हो गए तो मैं घर के बाहर से ही चला गया। वो वहीं पर थी। घर आई तो उदास थी। बोली पिता अब भी नाराज है। उदास देखकर मैं उसे घुमाने के लिए ले गया। पहले चौकीदानी जाना चाहते थे। छोटे भाई से गाड़ी लेकर शाम 4:30 बजे ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। अंधेरा ज्यादा होने पर बड़वाह के पास नर्मदा तट पर दर्शन कर वापस लौट रहे थे।
बड़वा से निकलकर कुछ किलोमीटर की दूर पर उमरिया चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिया के निकट पीछे से रेत के डंपर ने टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर बाइक गिरी तो शिवानी सड़क पर गिर गई। इस दौरान उस पर डंपर का पिछला पहिया निकल गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुझे हाथ में चोट आई है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। दूसरी तरफ शिवानी के पिता का कहना है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। बेटी को रुपयों के लिए प्रताड़ित किया जाता था, वो रोती थी, पुलिस जांच करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं बड़वानी टीआई जगदीश गोयल का कहना है कि पुलिया की दीवार पर गाड़ी के रगड़ने के निशान है, बाइक का पैर रखने वाला पैडल टूटा है और लॉन्ग लेग गार्ड पर भी खरोच के निशान है। जिस जगह पर घटना हुई वहां राख भी पड़ी थी। दुर्घटना में गाड़ी तो गिरना प्रतीत हो रही है, लेकिन मामले में पूरी जांच के बाद अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। मां की हत्या के बारे में बेटी ने जो बताया उससे सुनकर पुलिस भी सहर गई। उसने कहा, मैं मां के ऊपर बैठ गई, मैंने उसका गला कस लिया। मां छटपटाती रही। बॉयफ्रेंड चाकू लेकर खड़ा हो गया, धमकी भी दी कि बात नहीं मानी तो मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद छटपटाहट भी बंद हो गई। हम घबरा गए, लगा कि मां बच गई तो हम नहीं बचेंगे। फिर बॉयफ्रेंड ने चाकू से 6 से 7 वार किए। ये सनसनीखेज खुलासा 17 साल की लड़की ने पुलिस के सामने किया है। ग्वालियर हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा में लड़की ने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। मीडिया ने लड़की से बात की। उसने मर्डर वाली रात की जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हजीरा स्थित गदाईपुरा में एक मकान में ममता कुशवाहा अपनी 17 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। शनिवार रात कमरे का दरवाजा खुला था। सुबह से वह दिखाई भी नहीं दे रही थी, उसकी बेटी भी नहीं दिख रही थी। मकान मालिक ने जाकर देखा तो कमरे में बेड के नीचे खून से सना कंबल था, उसमें शव पड़ा था। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में ममता कुशवाहा की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार रात 8 बजे की बात है। उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त सोनू को घर बुलाया। यहाँ मैंने माँ से कहा कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूंगी। माँ इसके लिए राजी नहीं थी। करीब 1.5 घंटे तक हमारे बीच बहस होती रही। सोनू ने यह भी कहा था कि पहले मुझ पर लगाया हुआ केस भी वापस ले लो। माँ इस पर भी तैयार नहीं थी। रात 10 बजे बात बिगड़ी तो सोनू धमकी देकर चला गया। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। रात 11 बजे फिर सोनू को बुलाया, तब माँ सो रही थी। हमने तय किया कि माँ को सिर्फ डराकर मनाने की कोशिश करेंगे। मैं सोती हुई माँ के ऊपर बैठ गई, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सोनू घर में सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर लाया। इतने में माँ जाग गई। मैंने फिर डराने की कोशिश की कि बात नहीं मानी तो मार डालेंगे, फिर भी वह तैयार नहीं हुई। मैंने माँ का गला पकड़ लिया। करीब 10 मिनट तक गला कसता रहा। वह छटपटाने लगी। सामने चाकू लेकर खड़े सोनू ने भी धमकी दी। कुछ देर बाद छटपटाहट बंद हो गई। हमें लगा कि माँ बेहोश हो गई। नब्ज चेक की तो कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर भी डर था कि अगर माँ बच गई तो हम नहीं बचेंगे। फिर तय किया कि माँ को मार डालते हैं। सोनू ने माँ के पेट, छाती और गले पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। रात करीब 12 बजे तक माँ ढेर हो गई। माँ को मारने के बाद हम दोनों कमरे में ही सबके पास बैठे रहे। अब इतनी रात को कहाँ जाते, इसलिए वहीं बैठकर बात करते रहे। रोना भी आ रहा था कि माँ मान जाती तो वह आज जिंदा होती। इस तरह रात के 3 बज गए, हमारी नींद लग गई। शनिवार सुबह 7 बजे नींद खुली। सोनू चला गया। करीब 1 घंटे बाद मैं भी कमरे का ताला लगाकर चली गई। शाम को मैं फिर घर पहुंची। धीरे से दरवाजा खोला, शव को कंबल में लपेटा और पलंग के नीचे डाल दिया। इसके बाद अपने कुछ कपड़े लेकर दोबारा दरवाजा लगाकर चले गई। हमें रविवार की सुबह ट्रेन से दिल्ली जाना था। कोई बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की हत्या करे। मैं सोनू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ शादी करके अलग दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मैं उसे छोड़कर जाऊं, अपनी दुनिया में खुश रहूं। माँ चाहती थी मैं उसके साथ ही रहूं, उसका काम देखूं। बार बार समझाने के बाद भी माँ तैयार नहीं थी। मेरे दोस्त सोनू पर माँ ने अपहरण, रेप का मामला जबरदस्ती दर्ज कराया था। इससे मैं उब गई थी। हत्या करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। ऐसा होता तो सोनू ढंग का चाकू लेकर आता। मैंने सोचा था कि सोनू के साथ मिलकर मां को डरा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले में हजीरा थाना प्रभारी संतोष सिंह भदौरिया का कहना है कि आरोपियों को सोमवार को यानी कि आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल दोनों की पूछताछ चल रही है। मध्य प्रदेश के धार में घर में घुसकर युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। आरोपी की कहीं और भी शादी नहीं हो रही थी। शादी की बात को लेकर ही दोनों में कहासुनी हुई और आरोपी ने युवती पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी और युवती के बीच में पिछले 4-5 साल से प्रेम संबंध थे। हालांकि करीब 7 महीने पहले ही दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। फिर भी आरोपी उसे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती इनकार कर रही थी। वारदात के दिन आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर उसकी गर्दन पर चाकू से कई वार किए। उसे गंभीर हालत में ही इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने आरोपी को घटना के 6 घंटे बाद शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं युवती का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हत्या की यह वारदात मध्य प्रदेश धार के इमलीबंद क्षेत्र युवती के घर में हुई। शनिवार की दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। घर में आगे वाले कमरे में युवती अपने भाई बहन के साथ टीवी देख रही थी। इसी दौरान अचानक आरोपी लखन पिता गिरधारी लाल परमार वहां पहुंचा। इस दौरान युवती से बातचीत में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच आरोपी ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद मौके से वो फरार हो गया। गले, पीठ और सीने पर किए वार। आरोपी ने युवती के गले, पीठ और सीने पर चाकू से वार किए थे। वारदात के बाद युवती की बड़ी बहन ने अपने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी। उसने पड़ोस में रहने वाले युवक को बुलाया। इसके बाद वह घायल बहन को अस्पताल लेकर पहुंची। यहाँ डॉक्टरों ने 45 मिनट तक युवती को प्राथमिक उपचार दिया। युवती के गले की सांस की नली पर गहरा घाव था। धार अस्पताल में गले पर 25 टांके सहित अन्य स्थानों पर कुल 35 टांके लगाकर युवती की जान बचाने की कोशिश की गई। युवती की हालत गंभीर बनी हुई थी। इसे धार से इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया था। इंदौर अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार हो गया था। इधर कोतवाली पुलिस ने धार के मांडू रोड स्थित फायरिंग रेंज क्षेत्र से पिछले हिस्से में छिपकर बैठे हुए आरोपी लखन को रात करीब 9 बजे अरेस्ट कर लिया। घटना के महज 6 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने पर लेकर पुलिस आई। पुलिस ने इस मामले में पहले प्राणघातक हमले की धारा में केस दर्ज किया। जांच के दौरान ही हत्या की धारा बढ़ाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर से एफएसएल की टीम धार पहुंची थी। हत्या के मामले में कोतवाली थाने पर जानकारी लेने के बाद टीम युवती के घर भी पहुंची, जहां पर बारीकी से जांच करते हुए पंचनामा बनाया है। इधर सुबह के समय कोतवाली पुलिस भी आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार हुए स्थान पर भी लेकर पहुंची। इस मामले में पीएम रिपोर्ट सहित एफएसएल टीम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट भी पुलिस को जल्दी प्राप्त होगी, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। विदिशा में पेस्टिसाइड व्यापारी राहुल जैन ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले को आत्महत्या मानकर चल रही है। विनायक हाइट्स में रहने वाले 39 वर्षीय राहुल जैन ने सिटी टावर में निवास कर रहे थे। उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली। जब उनके परिजनों का फोन नहीं उठाने पर दोस्त ने घर जाकर देखा, तब उन्हें घटना की जानकारी मिली। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको जिला अस्पताल भेजा। घटनास्थल का जायजा लिया तो मौके पर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राहुल के पारिवारिक मित्र राजेश रघुवंशी ने बताया कि शनिवार देर रात 9:30 बजे आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों के साथ 9 वर्ष पर ही कहीं घूमने फिरने और पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद रविवार को दोपहर तक उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में घर जाकर देखा तो राहुल की जानकारी मिली। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, यह फिलहाल समझ के परे है। कोतवाली थाने के एएसआई अनिल राय ने बताया कि राहुल के माता पिता गाजियाबाद में रहते हैं। 2014 में दिल्ली से आकर शहर के पित्तल मिल स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री डालकर
कीटनाशक का कारोबार शुरू करने वाले 40 वर्षीय युवा व्यवसायी राहुल जैन ने अपने मकान में ही फांसी लगा ली। राहुल की पत्नी अपने माता पिता के साथ लक्षद्वीप घूमने गई है, इसलिए घर में कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस ने सबको जिला अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाले राहुल जैन एक धार्मिक कार्यक्रम में विदिशा आए हुए थे। परिजन जब राहुल को फोन कर रहे थे तो वो फोन नहीं उठा रहा था। बार बार कॉल करने पर भी राहुल ने जब फोन नहीं उठाया तो परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने राजेश को कॉल करके राहुल के बारे में पता लगाने के लिए बोला। राजेश जब घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब घर का दरवाजा नहीं खोला तो राजेश को अनहोनी की आशंका हुई। राजेश ने घर के नीचे बनी हुई दुकान पर बैठे लोगों को लेकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन दरवाजे में लगी चाबी नीचे गिर गई। राजेश ने पास में लगी खिड़की को खोलकर उसमें डोरी में चुंबक बांधकर चाबी को उठाने की कोशिश की और चुंबक में चाबी चिपक कर आ गई। चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो हैरान हो गए। राहुल फांसी के फंदे पर लटक रहा था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आखिर क्या कारण था कि जिससे राहुल ने इतना बड़ा कदम उठाया। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर में सेंध लगा दी। चोर महंगी पित्तल की मूर्तियां और अन्य सामान चोरी करके ले गए। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर नंबर 3 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले जगदीश पिछले 20 साल से सेक्टर 3 स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी है। बीती रात वह पूजा पाठ करके मंदिर को बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब मंदिर में पहुंचे तो पित्तल की राधा कृष्ण की मूर्ति के अलावा गणेश जी की मूर्ति, पित्तल के 2 बड़े घंटे, 26 तांबे के बड़े और छोटे लोटे, म्यूजिक सिस्टम और अन्य सामान गायब मिला। जगदीश ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और आसपास रहने वाले लोगों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और जगदीश की शिकायत पर माता चौक पर रहने वाले गिरीश और बास सीताबराय निवासी आकाश के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करवाया। इन दोनों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेरठ के बाबा मनोहरनाथ मंदिर में रविवार रात जमकर बवाल हुआ। मंदिर में ईंट पत्थर चले, कुर्सियां, गाड़ियां और सारा सामान तोड़ फोड़ कर बिखेर दिया गया। करोड़ों की जमीन को लेकर मंदिर की महंत और महामंडलेश्वर गुरु माता नीलिमानंद और दूसरे पक्ष सुशील गिरी का लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसको लेकर पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा होता रहा है। रविवार को दोबारा दोनों पक्षों में विवाद हुआ। गुरु माता नीलिमानंद का आरोप है कि पूरा हमला सिविल लाइन पुलिस ने करवाया है। एक एसआई और 5-6 सिपाही के साथ सुशील गिरी, उसके बेटे और कुछ बाहरी लोग मंदिर में आए। आते ही उन्होंने हम लोगों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आते ही कहा कि सीओ साहब के आदेश है, हवन कुंड नहीं बनेगा। इसके बाद पुलिस ने अपने सामने मंदिर में हमला और तोड़फोड़ और पथराव भी कराया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का बाबा मनोहरनाथ मंदिर शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर से सटा ऐतिहासिक सूरज कुंड है। मान्यता है कि कुंड में खुद मंदोदरी स्नान करने आती थी। आरोप है कि गुरु माता नलिमानंद पर भी लाठी डंडे से हमला किया गया। नलिमानंद सहित 4 लोग हमले में घायल हुए हैं। अराजक लोगों ने मंदिर पर पथराव भी फेंके। मंदिर परिसर में बने हवन कुंड को भी नष्ट कर दिया। पथराव में महंत की कार सहित अन्य वाहन भी टूट गए हैं। दरअसल बाबा मनोहरनाथ मंदिर में नए साल पर नीलिमानंद की ओर से हवन कुंड में हवन यज्ञ कराया गया था। इस बात का विरोध गिरी समाज के सुशील गिरी और उसके बेटों ने किया था। 2 दिन से मंदिर में हवन कुंड पर यज्ञ चल रहा था। रविवार शाम को भी हवन थी। शाम के वक्त जब हवन कुंड पर यज्ञ होने लगा तो सुशील गिरी और उसके बेटों ने बाहरी लोगों के साथ हवन कुंड को हटवाने के लिए वहां पर आ गए। मंदिर परिसर में सुशील गिरी पक्ष के लोगों ने हंगामा कर हवन कुंड को हटाने की मांग पुलिस से की। उस वक्त तो मामला निपट गया। मौके पर 3 सिपाही को तैनात किया गया था। नीलिमानंद का कहना है कि दोपहर में हम मंदिर के पुजारी और अन्य लोग सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया से मिलने पहुंचे। हवन कुंड पर पूजा अर्चना की मांग की। सीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जाइए और हवन कुंड पर पूजा अर्चना करिए। जब हवन कुंड पर पूजा की तैयारी करने लगे तो देर रात 10 बजे सुशील गिरी, ईशांक, कपिल, शशांक और 10 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। उनके साथ एक एसआई और 5 सिपाही मंदिर में पहुंचे। आते ही सुशील और उसके बेटों ने हवन कुंड में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बस इसी के बाद तोड़फोड़ और ज्यादा बवाल शुरू हुआ। सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया मौके पर पहुंचे और मंदिर समिति के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सुशील गिरी के 2 बेटों को हिरासत में लिया है। 4 घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है।
गुरु माता नीलिमानंद सहित मंदिर समिति के लोगों की तरफ से थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी गई है। यूपी एटीएस ने 5 दिन पहले सहारनपुर से अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध अजरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस अजरुद्दीन को लखनऊ से जाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके पिता चिरागुद्दीन इस बात से बेखबर है। उनका कहना है कि सोमवार को उनके पुलिस लाइन बुलाया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ज्यादा कुछ नहीं मिला है, पूछताछ के बाद वो बेटे को छोड़ देंगे। चिरागुद्दीन ने बताया, मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा है, 1.5 साल से ही एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहा है। वह जो भी कमाता है सारा हमें दे देता है। जरूरत के लिए मुझसे 10-20 रुपये ही मांगता है। आज तक कोई बड़ी रकम तो नहीं दी है। हमें सरकार और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगर गलती हुई तो सरकार बच्चा समझकर इसे माफ कर दे। नगर निगम के वार्ड नंबर 63 की इनाम कॉलोनी, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर है, अजरुद्दीन को यूपी एटीएस ने 29 दिसंबर 2022 को वहां से उठाया था, क्योंकि संदिग्ध लुकमान ने इसका नाम एटीएस को बताया था। हालांकि 10 नाम लुकमान ने और भी बताए थे। संदिग्ध अजरुद्दीन का घर करीब 50 से 60 गज का रहा है। मकान भी किसी और का है। मकान में 2 कमरे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। खुले में रसोई है। अजरुद्दीन के पिता चिरागुद्दीन, मां रोशन और भाई बगलुद्दीन एक साथ रहते हैं। बड़ा भाई सलाउद्दीन अलग मकान में रहता है। बेटे के बारे में मीडिया ने जब पूछा तो आंखों में पानी और रूंधे हुए गले से पिता चिरागुद्दीन बोले कि मेरा बेटा तो बेकसूर है। मेरा बेटा गर्मियों में मच्छरदानी बेचता है और अब हेलमेट बेच रहा है। सुबह चला जाता है और शाम को वापस आता है। पूरे दिन की कमाई भी हमें दे देता है। हमारे से ही जरूरत के लिए पैसा मांगता है। यदि किसी आतंकी संगठन से जुड़ा होता तो हमारे मकान भी होते और हमारा घर ऐसा नहीं होता। यदि कोई गलती भी हुई है, सरकार को बच्चा समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। हमें सरकार और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।